हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस मोहारी ज्ञान एकेडमी चैनल। तो आज हम बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि कोशिका संरचना। इसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे तो जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूलर लेवल को समझने के लिए सेल स्ट्रक्चर जानना अति आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो को हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो व बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे चैनल में आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम वीडियो को अच्छे से कॉन्सेप्ट में देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आ जाए। द सेल इज ए बॉडी ऑफ फंक्शनल एंड माइक्रोस्कोपिक यूनिट। जैसा कि सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। स्टडी ऑफ सेल की जो स्टडी होते हैं उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, आप देख लीजिएगा। जो टिश्यू की स्टडी होता है उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, एंड जो सेल की स्टडी करते हैं उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। तो इसे आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फादर्स ऑफ साइटोलॉजी का जो फादर्स हैं वो है हमारे रॉबर्ट हुक। 1665 में इसका खोज किया गया था। इन्होंने 1665 में एक बुक लिया था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया में इन्होंने बताया कि एक 1839 स्लाइडले सॉन ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्री को रिप्रेजेंट किया था। उनके अनुसार, स्लाइडे सॉन के अनुसार, जितने भी सारे जीव होते हैं उनके शरीर एक या उससे अधिक सेल से मिलकर बना होता है। सभी सेल की जो उत्पत्ति होती है पहले से प्रेजेंट किसी सेल से ही होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप ऑफ द सेल। जब बहुत सारे सेल मिलके आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो यह टिश्यू का निर्माण करते हैं। और जब टिश्यू का निर्माण होता है तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है, जैसे कोई पैनक्रियास, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। और ये जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होता है तो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक जीव का निर्माण होता है। और मतलब जब बहुत सारे जीव मिल जाते हैं तो एक पॉपुलेशन, एक निवात का निर्माण करते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। तो आप जो समझ में जहाँ पर नहीं आया है तो आप वीडियो को पुश करके आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेल स्ट्रक्चर। तो जितने भी प्रकार के सेल होते हैं उनका एक नाम होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है एंड डीएनए होता है। ये तीन चीज़ें जितने भी प्रकार के टर्म होते हैं ये सब कॉमन होता है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह अर्ध पारगम्य में झिल्ली होती है, सेमी मेम्ब्रेन होता है, जो कि लिपिड और प्रोटीन के बाइलेयर के बने होते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है सेल के अंदर जाने वाले और अंदर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोलॉजी की। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल में न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। कहाँ रहता है? न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। और यह एक झिल्ली लाइट फ्यूल होता है जिसमें कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं तैरते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए की। तो देखिए, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि सेल जेनेटिकल होता है। न्यूक्लियस जो होता है ना, उसे हम सेल का मस्तिष्क या फिर ब्रेन कह सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। आई होप कि यहाँ तक का आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सेल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला यूकेरियोटिक सेल, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट देखते हैं यूकेरियोटिक सेल। हम यूकेरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसा कि हमारा न्यूक्लियस और अदर स्पेशल पार्ट होता है। यूकेरियोटिक सेल जो होता है एडवांस कॉप्लिंग सेल का बना होता है, जिसके न्यूक्लियस में डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन के कंबाइन होने से बनी क्रोमैटिन केंद्रीय है, जिसको हम न्यूक्लियोकस भी बोलते हैं, जैसा कि प्लांट्स, एनिमल्स। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, प्लांट्स एनिमल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल जेनेटिक मटेरियल्स होता है, मतलब डीएनए होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु और नीले हरे शैवाल्स हो गए। ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ से अब फर्स्ट क्वेश्चन अराइव होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल्स क्या हैं? ऑर्गेनिल सेल्स के एक लिटिल ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेल को न्यूट्रिशन व प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिल्स हैं। तो हम फर्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, और माइटोकॉन्ड्रिया के और भी नाम जानते हैं, पावर ऑफ हाउस। दूसरा है हमारा लाइसोसोम सुसाइडल ऑफ द बैग। थर्ड हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी, इसको हम टॉपिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। तथा फोर्थ बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में हम जो भी ऑर्गेनिल्स बताए हैं इनके बारे में हम एक विस्तार से एक अच्छी तरह से समझेंगे। सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं तथा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उनके बीच में जो ऑर्गेनिल्स होते हैं क्या करते हैं, फ्लूट करते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। तो चलिए हम न्यूक्लियस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, एवं जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको हम अच्छी तरह समझें, विजुअल से समझते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा है। न्यूक्लियस एक प्रकार का ब्रेन होता है जो कि जैसे हमारा बॉडी को कंट्रोल ब्रेन करता है, उसी प्रकार न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल को कंट्रोल। इसमें डीएनए तथा जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। एक सेल में सामान्यतः एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक सेल में, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक धागे नुमा मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। यह प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। जैसे ही सेल डिवाइड होता है, यह विभाजन के समय क्रोमैटिन से कूदकर अपने धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को हम गुणसूत्र बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्रोमोसोम बोल सकते हैं इनको। क्रोमोसोम डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है यह क्रोमोसोम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और न्यूक्लियस के बारे में हम समझते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस का सेंटर होता है वह राइबोसोम बनते हैं। अब राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो देखिए राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन को बनाना होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसको न्यूक्लियस को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम की खोज 1950 में हुआ था और न्यूक्लियस की ऊपरी परत पर छोटे छोटे होल होते हैं जिसके सहारे से राइबोसोम्स बाहर निकलते हैं, उसे न्यूक्लियस पोर बोलते हैं। जैसे ही राइबोसोम न्यूक्लियस पोर से बाहर निकलते हैं उसे प्रोटीन को बन जाता है। न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम्स एंड तैरते रहते हैं जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं। राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक फ्रीली रिमूव करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अटैच होता है वह न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं। यहाँ पर प्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जिसमें राइबोसोम अटैच होते हैं, एंड दूसरा है स्मूथ राइबोसोम जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वह राइबोसोम्स प्रोटीन्स के द्वारा बनता है। वह यह एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रोटीन को ले जाने का काम करता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे वेसिकल्स को गोल्जी अपरेटस गोल्जी बॉडी बोलते हैं प्रोटीन के साथ रिसीव करता है। जैसे ही गोल्गी बॉडी प्रोटीन को रिसीव करता है कस्टमाइज फॉर्म में होता है जिसे सेल को यूज करते हैं। गोल्जी बॉडी यह ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि प्रोटीन यूज करने वाला प्रोटीन को सेव हो जाता है। दूसरी मटेरियल लिक्विड कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में ऐड करता है। गोल्जी बॉडी का नाम इसकी खोजकर्ता कैमिनो गोल्गी के नाम पे पड़ा है। इस आज का वीडियो में हम इतना ही बताना चाहते हैं। अब हम आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छा से, और जहां पर आपको समझ में नहीं आया है वह आप वीडियो